बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि आपको अब इस वायरस के साथ गुजारा करना पड़ेगा। वैक्सीन आने में जितना वक्त लगेगा वही वक्त हमें इस वायरस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, सस्टेन करना है। किस तरीके से आप इसका मुकाबला करते हैं, या तो लॉकडाउन रखते हैं जब तक वैक्सीन ना आती, तब तक के लिए तो वो मुमकिन नहीं है। सबसे बेहतरीन लॉकडाउन जो है वो चाइना ने किया था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वायरस वापस आ गया है। तो हमें, क्योंकि गरीब मुल्क हैं, तो बाहर भी आना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, लेकिन सबको अपनी इम्यूनिटी का, अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने बुज़ुर्गों का और उन बीमार लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा जिनके ऊपर ये वायरस जो है वो सख्त असरात डाल सकता है, क्योंकि आम लोग तो इसमें से निकल जाते हैं, लेकिन वो 2% लोग जो सीरियस हो जाते हैं उनका ख्याल हम सबको मिलकर रखना पड़ेगा और हेल्थ के सिस्टम को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो अब साथ साथ चलेंगी जब तक वैक्सीन नहीं आती। और वैक्सीन के बारे में जो खबरें हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जो रिसर्च हो रही है, उसमें एक तो चाइना कहा जा रहा है कि बहुत आगे निकल गया है वैक्सीन में, और वो अनाउंस कर सकते हैं किसी भी वक्त कि वो दुनिया के लिए एक वैक्सीन बनाने के करीब हैं और कब तक वो उसकी सप्लाई दे सकते हैं। ऑक्सफोर्ड में जो रिसर्च हो रही है, वहाँ पे वो सितंबर का उन्होंने क्लेम किया था कि वो कुछ नताइज सितंबर तक बरामद कर लेंगे और एक वैक्सीन उनके पास मौजूद होगी, ये उनका क्लेम है। और उसके बाद वो ये कह रहे थे कि हम चंद मिलियन वैक्सीन जो हैं वो तैयार करके इमीडिएटली रवाना कर सकते हैं जहां बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर ये सारे प्रोसेस को आप पूरी दुनिया के लिए देखें तो इसकी डिमांड इतनी बड़ी है कि आपको कम से कम आपको जो है वो 1 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और यही असेसमेंट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की थी। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि अब झाड़ू फिरने वाला है दोनों तरफ। शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा था कि इमरान खान साहब की ज़िद और अना जो है वो सामने आ जाती है, वरना हम तो साथ चलना चाहते थे। अब वो ज़िद और अना क्या है? आप याद करें, थोड़े दिन पहले एक इजलास हुआ था और मीटिंग्स चल रही थी गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, नैब के कवानीन के हवाले से कि वहाँ पे तरामीम की जाएँ, और फिर अचानक मीडिया के हाथ में कुछ मुसवदा आ गया और वो ये क्लेम किया गया कि ये हुकूमत का बनाया हुआ पेपर है और हुकूमत ये तजावीज़ लेकर आई है नैब में तब्दीली के लिए। जो वो पेपर मैंने पढ़ा अपने प्रोग्राम में, तो मैं उस दिन प्रोग्राम में ये मैंने कहा था कि ये पेपर पढ़ के मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है। इसको पढ़ के मुझे ऐसा लगता है ये पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने बनाया, क्योंकि ये उनकी डिमांड्स थी। तो PTI ने इस तरह का पेपर कैसे मान लिया? तो अब बात खुल गई है कि इमरान खान साहब ने साफ, जिसको पंजाबी में कहते हैं, चिट्टा इनकार कर दिया कि जनाब मैंने तो किसी किस्म की तरमीम जो है वो नहीं करनी नैब के इस कानून के अंदर। कहीं ख़राबी है तो उसकी निशानदेही करें, ये कानून ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही एहतसाब करता रहेगा। तो इसके ऊपर बड़ी सख्त मायूसी हुई उन लोगों को जो नैब के नरगे में है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है। अब शहबाज शरीफ साहब का जो लेटेस्ट केस है, क्योंकि उनका क्लेम था कि मैंने एक धेले की करप्शन आप साबित करें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और बहुत सारे क्लेम वो करते थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी थी। हम भी हमेशा हुकूमत को पूछते थे। लेकिन अब बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि इनकी एक फीड मिल में काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम राशिद है, उसके नाम के ऊपर निसार ट्रेडिंग नाम की एक कंपनी है, और इन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाले 2 दीगर आदमी इन्हीं के दोस्तों और इन्हीं की पार्टी के लोगों से और इन्हीं के करीबी लोगों से और पार्टी में जो लोग मौजूद हैं उनके रिश्तेदारों से, कुछ बिल्डर्स से, कुछ डेवलपर्स से, और वो लोग जो पंजाब हुकूमत के साथ और वफाक के साथ काम करते रहे हैं, उन सारे लोगों से चेक वसूल करके ले जाके इस जाली कंपनी में डालते रहे हैं, और बाद में उसी जाली कंपनी से वो पैसा निकाल के शहबाज शरीफ साहब के खानदान और उनके ज़ाती अकाउंटों में ट्रांसफ़र करते रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो हुकूमत को भी दे दिए गए और नैब ने ये शहबाज शरीफ साहब के सामने भी रखे थे। अब इसके बाद तो कोई और सबूत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन तमाम लोगों को जब नैब ने बुला के इन्वेस्टिगेट किया और सवालात पूछे, तो ये ऑन रिकॉर्ड सारे लोग ये कहकर गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब के कहने पे हमने इस अकाउंट का चेक लिखा था, हमने निसार ट्रेडिंग का चेक बनाया शहबाज शरीफ साहब के कहने पे। किसी ने कहा कि ये पार्टी फंड है, किसी ने कहा जी कि ये किकबैक थी, किसी ने कहा था कि जी हमें डिमांड की गई थी तो हमने ये दिया था। तो इस तरह से ये सारा मामला खुला है। अब शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालने की बात हो रही है, तो क्या वाकई उनका नाम ECL में डाल के उनके लिए मुश्किलात में इजाफा किया जाएगा? और यही वो मुश्किलात हैं जिस बिना पे वो ये कह रहे हैं कि अब तो मुल्क में नए इंतखाबात करवा दें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें फ़ारूक हबीब साहब,
मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब PMLN से, आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आप बताएं, आप लॉ को भी समझते हैं, ये जो अब इतना खुल के आई सारी चीज़ें, निसार ट्रेडिंग, उनका अपना ज़ाती मुलाजिम, दूसरे भी उनके ज़ाती मुलाजिम, पार्टी के बंदे यानी सैफुल मुलूक खोखर उनका बहुत करीबी आदमी है, उसने जाके कह दिया जी कि 1 मिलियन तो मैंने जमा कराया शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर निसार ट्रेडिंग में, और वहाँ से वो 1 मिलियन निकलवा के एक मखसूस तारीख को डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में चला गया। सर ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ हमने बड़ी क्लियरली वाज़ेह भी और बार बार बोलते रहे कि मियां नवाज शरीफ का एहतसाब शुरू हुआ तो वो पैनामा से हुआ और ख़त्म होके जाके हुआ अकामा के ऊपर। बात हुई अरबों की करप्शन की और रोज़ दस्तावेजात आते रहे, रोज़ ऊँटों की बातें होती रही, रोज़ बातें करते गए किस तरह ऊँटों पे लद के पैसे आते रहे, रोज़ बातें होती रही किस तरह पैसों की पूरे ट्रक और जहाज़ जाते रहे। लेकिन जब सामने आया, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आया, तो इनमें से कोई चीज़ ना प्रूफ हो सकी, ना सामने आई, ना हकीकत थी। आज भी ये जो चीज़ें हैं ये बात कर रहे हैं, अगर इन पे हकीकत हो तो ये टॉक शोज की जीनत ना बने, ये कोर्ट्स की जीनत बने। आज भी अगर इनमें हकीकत हो तो शायद हकान अब्बासी और जिस तरह और लोग हमारे बेलों पे बाहर खड़े हैं, निकल आए हैं, तो वो ना निकलें। देखिए, इनकी चीज़ें, इनकी बातें और इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई हमेशा एहतजाज होता है, कोई हकीकत नहीं होती। ये तमाम चीज़ें जो बावजूद कहने के बावजूद, इसी तरह कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक पूरा स्कैंडल बना था, शाहिद हकान अब्बासी ने किस तरह किकबैक्स लिए, किस तरह चीज़ें की गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पड़े। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नैब को किस तरह कन्फाइंड किया और बताया कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स और डायमीटर्स इनको करके दे दिए। आज जो हम बात कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंटेशन और इन तमाम चीज़ों की, यहां करप्शन कहां साबित होती है? नंबर 1, अगर होती है तो SECP के रूल्स हैं, लॉज या रेगुलेशंस हैं, वो लॉज और रेगुलेशंस कहां वायलेट हुए, और अगर वायलेट हुए तो कोर्ट ऑफ लॉ में केस क्यों नहीं अभी तक रजिस्टर किया गया, और अगर रजिस्टर कर दी भी गया कि एज ऑफ राइट नाउ कुछ भी नहीं किया गया, और अगर कर भी गया तो ये डॉक्यूमेंटेशन उनको दिए, जब दी जाएगी कोर्ट्स को देखेंगे, हम हमारे सामने आएंगी तो हम इस पे अपना बयानिया देंगे। इनकी बातें जो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर, कि इनकी बातें होती हैं, इनकी सिर्फ इल्जामात होते हैं और इल्जामात के अलावा कुछ भी नहीं। रोज शहजाद अकबर साहब आके कभी एक इल्जाम, अगर दानियाल चौधरी साहब ये इल्जामात अगर सीरियस हैं, कानूनी हकीकत है, आप इनकी अगर ये सीरियस हैं तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल के उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए, अगर तो ये सीरियस हैं तो। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा पूरी दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम्स में क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन अपनी आखिरी मराइल पे होती है, केसेस रजिस्टर होने के बाद, डिसीजन आने से पहले फिर आप अरेस्ट और इस तरफ जाते हैं। आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक्सरसाइज ही नहीं होता पूरी दुनिया में, और आप यहां केस फाइल करने से पहले आप अरेस्ट करते हैं, बंदों को आप उठा लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भरमला कहा, बार बार कहा और दोबारा कहते हैं, और हम एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी फिर कहते हैं कि अगर एक धेले की भी करप्शन हमारे लीडर्स के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हुई तो वो खुद इस्तीफा देंगे, वो खुद छोड़ेंगे। लेकिन यहां अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रेडिंग कहां से आई सर? इसके नाम पे, राशिद के नाम पे ये किसी ने तो बनाई होगी ना। 18,000 का मुलाजिम, इस्तेमाल के लिए 18,000 के मुलाजिम के अकाउंट में ऐसे करोड़ों अरबों कैसे आ सकते हैं? देखिए, ये तो हमने पहले भी सुनी बातें, ये तो आपने और मैंने पहले भी सुनी। हमने सुना कि मियां नवाज शरीफ के किस तरह मुलाजमों में करोड़ों रुपया गया, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन सामने आई, किस तरह चीजें गई, किस तरह अकाउंटों पे पैसे। जब हकीकत में कोर्ट्स के सामने रखा गया तो कोई हकीकत नहीं थी। ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, झूठे डॉक्यूमेंट्स, जो चीज लेके आते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्यों नहीं लेके आते? पहले डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लेके आए? ये रोज 3-4 साल से शो डाल रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर। मुझे बताएं कि उनकी जजमेंट पे नहीं लिखा हुआ कि नॉट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ करप्शन हैज बीन फाउंड। ये इस चीज के ऊपर ये नैब का जज लिखता है कि नो करप्शन हैज व्हाटसोएवर हैज बीन फाउंड। लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ साहब के केस में एक चीज आपको बताऊं कि वो जमानत पे हैं, इतनी ही और इनके एक पास मखसूस चीजें किस्म की हैं, जमानत पे इतनी ही हैं, इनके पास है, वो इनोसेंट कहीं भी प्रूफ नहीं हुए। के सामने लेके आए। नवाज शरीफ साहब सजा काट रहे हैं, नवाज शरीफ साहब सजा काट रहे हैं, डिक्लेयर्ड मुजरिम हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ जमानत मिली हुई है। इनोसेंट डिक्लेयर वो किसी फोरम पे अभी तक नहीं हुए। मैं अभी एक और ये चीज, आज पहले आप बताएं, ये जो सजा काट रहे हैं, लिखा के करप्शन हुई।
आप जब हमें अपोजिशन फिर में भी थे, अपने मुल्क के इदारों पे, अपने कोर्ट्स पे एतमाद है और अपने रूल्स पे एतमाद है। और ये जब जाएंगे इनकी रेगुलेटर बॉडी है SCCP, और हम देखेंगे कि क्या दस्तावेजात आते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन आती हैं, और जो सामने आएंगी उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको कोर्ट्स में फेस ठीक है। करेंगे और अपने आरिफ जवाब जमरा देंगे। साहब, ये वो तहफ्फुज़ात हैं जो आपके भी थे जब आप लोग अपोजिशन में थे। तो आप कहते ये जिस तरीके से कारोबार करते हैं शरीफ खानदान, और जिस तरीके की सिस्टमेटिक करप्शन ये शरीफ खानदान करता है, ये तो इसके साइंटिस्ट हैं। और ये आपके एक नहीं, आपके दर्जनों लोग कहते थे। अब भी आपको, यानी ये वो सारी कहानी अब खुल के सामने आई है। अब आप शहबाज शरीफ का को सपोर्ट करेंगे, या आपको लगता है कि उन्हें अब जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आप को एक दफा फिर? देखें इमरान साहब, बात ये है कि ये नेब एहतसाब करता था ना, और जाहिर है जब ये नेब एहतसाब करता था तब ये सारे इल्जामात लगते थे, और हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी नेब बड़ा एक्टिव होता था। मगर इशू ये है कि ये सारी बातें, चलो हमारे ऊपर ये मुक्का का भी इल्जाम है कि जनाब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का एहतसाब नहीं करती थी, और एक बहुत ही मोतबर इदारा जिसकी बातें करते 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 ये थकते नहीं थे, आज उसी इदारे को कौन सी नजर लग गई कि वो कंटिन्यू टॉक शो के अंदर सिर्फ अपनी जो तनख्वाह और मराहत हैं उनको सिर्फ एंजॉय करने के लिए ये बार बार इल्जाम लगाए। भाई 2.25 साल हो गए हैं, आपके जो सपोर्टर और वोटर हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन अभी पैदा हो रहा है। मसला ये है कि PTI के अंदर जो तब्दीली के नाम पे वोट दे चुके हैं, ये उन तमाम फैमिलीज के अंदर डिस्कस हो रही है कि ये हो क्या रहा है। इसलिए क्रेडिबिलिटी वाले हुक्मरानों से ये सवाल बनता है। आज भी शेख रशीद कह रहे थे कि ECL में नाम आ जाएगा, आने वाला है। तो ये जो काबीना के अंदर जो नेब के तर्जुमान बैठे हुए हैं, या तो ये सही कह रहे हैं। आरिफ जमरा साहब, एक सेकंड, मेरी एक छोटी सी गुजारिश सर। देखें, मैं एक आम आदमी हूं, किसी बच्चे को भी आप ये केस पढ़ाएंगे ना तो वो सबसे पहला जुमला कहेगा कि डालो ECL में नाम, अगर तो ये सच है तो शेख रशीद को कोई, ये तो आपकी पॉलिटिकल विजडम है, आपको समझ आती। आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया था कि ये सरकारी अफसर नवाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उनको किसने बताया था? बहुत सारी प्रेडिक्शन आसिफ अली जरदारी साहब ने की और वो ठीक हो गई। तो ये तजुर्बा होता है सियासत का। इमरान साहब, आसिफ साहब ने ये तो नहीं कहा था कि मेरे दम और दुरूद से शहबाज शरीफ बच जाएंगे। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ आए थे और जब पहली पेशी हुई थी अभी कोरोना के दौरान, जब वो लंदन से आए हैं, तो दम दुरूद से बच गए थे। तो दम दुरूद वाले बाबा तो हमारे पास कोई नहीं था। तबसरा हो सकता है, मगर ये तो एक फैसला सुनाया जा रहा है कि नेब टार्जन बनने जा रहा है, ये गिरफ्तारी होगी, दम दुरूद से गिरफ्तारी बच चुकी। तो दम दुरूद वाले बाबा जो काबीना में बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि दम दुरूदों से कैसे गिरफ्तारियां बच जाती हैं। ठीक है जी फारूक हबीब साहब, ये एक्शन जो है वो पहले भी आपके गले पड़ती रही हैं, अब भी पड़ती हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कानून को समझने वाला एक अदना आदमी भी समझ जाएगा केस पढ़ने के बाद केस के अंदर क्या है, और फिर ऑब्वियसली ये गिरफ्तारी भी होनी है और ये बरामदगी भी होनी है। एक्चुअली कानून है तो ये होना चाहिए। अगर कोई डील है या कोई और निज़ाम है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आके फारूक साहब से जवाब ले लेते हैं। ब्रेक ले वापस। वेलकम बैक नाजरीन। जी फारूक हबीब साहब, अब ये सारा कुछ आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि ज्यादती जो है वो हो रही है, और PMLN को भी यही लगता है कि ये तो कोई इंसाफ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल बेगुनाह है, नवाज शरीफ साहब भी बेगुनाह है। सिचुएशन आपके सामने। देखिए, बात ये है इमरान, मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है शहबाज शरीफ साहब से। मायूसी क्यों हुई है वो वजह आप भी जानना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम भी जानना चाहते हैं। जब पनामा केस आया था तो एटलीस्ट नवाज शरीफ साहब जो है वो उस पनामा केस को डिफेंड करने सामने आए। उन्होंने असम्बली के अंदर एक धुआंधार तकरीर सुनाई। उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है वो सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से जो है वो दुबई गया, दुबई से जो है वो लंदन चला गया, फिर उसके बाद कतरी खत भी आ गया, उसके बाद ट्रस्ट डीडें भी आई, सब चीज़ें सामने आई। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो भीगी बिल्ली बन के गायब हो गए हैं। ना वो उसकी आगे जो है वो तरदीद कर रहे हैं, ना वो उसके आगे जवाब दे रहे हैं। मामला ये है कि क्या ये अफराद जो इनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो राशिद करामत है, चाहे वो मसरूर अनवर है, चाहे वो शुएब कमर जैसे कैश बॉयज हैं, क्या इनकी फैक्ट्रियों के मुलाजिम नहीं है? क्या ये मुझे बताएं, ये गुजरात का लीना मॉल वाला जो जेब बिल्डर है, यहाँ सियालकोट के अंदर जिनका सिटी हाउसिंग वालों का नाम आ रहा है, या बाकी स्टेट एजेंसीज के लोगों का नाम आ रहा है, डेवलपर्स का नाम आ रहा है, क्या ये इनके साथ उनके ताल्लुकात नहीं है? मलिक मकसूद जो इनकी एक पीएन था इनकी एक कंपनी का, जिसको दुबई इन्होंने भगा दिया पकड़ के, मुझे बताएं कि 96H
आप लाहौर के अंदर आपने रिपोर्टिंग की है, आपको पता है 96H बड़ा मशहूर यार घर है मेरे से मॉडल टाउन फरूक के देखें, अंदर। मेरा प्रॉब्लम वो- यह है कि ये वो सारे बंदों को मैं पैसा जाती इन तौर पे घरों तक जानता हूं, नहीं इनकी पहुंचा शक्लें भी जानता हूं, इनको आते जाते हुए भी देखता था, मैं 10 साल इनको देखता रहा हूं। मैं यही तो हैरान हूं कि हमें तो कभी लगा ही नहीं कि ये बंदे ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक नेक्सस था, एक नेटवर्क था फ्रंटमैन कंपनियों का, टीटीज का, जो पकड़ा गया। इनके बैंक रिकॉर्ड मौजूद हैं कि ये कैश बॉयज फ्रंटमैन कंपनियों से पैसा निकालकर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के अकाउंट्स में जमा करवाते हैं। जब हम बात करते हैं कि ईसीएल में नाम आना चाहिए, तो भाई हमारा शौक नहीं है। आपके करतूत ऐसे हैं, आपकी आदात ऐसी हैं कि सलमान शहबाज बाहर, अली इमरान बाहर, हसन नवाज बाहर, हुसैन नवाज बाहर। बरतानिया का वजीर आजम एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब को 4 माह हो गए हैं, वो भी अदालतों से रो धो के जो है वो जमानतें लेकर सिंपैथी की बुनियाद पे इलाज करवाने तो बाहर यार आप अदालत में वापस जाएं आने और का वो जाके भी मियां नाम साहब को नहीं ले रहे। वापस लेकर आए। आप भी तो मुंह में दही रख के देखें चुप करके बैठे हुए हैं। देखें देखें यकीनन हमने तो उनकी जो जमानत में देखें, extension पीपल्स का पार्टी ने मामला कल भी था, कहा है कि उसको जमानत भी कोई खत्म नहीं थी, किया ये आप लोगों ने मिलके में तय करके आपने उनको निकाला है बाहर, और अदालत खुद कह चुकी है ऑन रिकॉर्ड कि आप हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। देखें इमरान, बात यह है, हमारा तो मौकफ जो है वो शुरू दिन से वाजे है। इस मुल्क के अंदर जो है वो एहतसाब तो किसी का मसला ही नहीं था। ये जो आज कहते हैं ना हम अपोजिशन में, या जो कहता है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इनको वाकई ये ज्यादती लगती है। क्योंकि पहले मुकमुका था, ना पीपल्स पार्टी की करप्शन नून लीग पूछती थी, ना नून लीग की करप्शन पीपल्स पार्टी पूछती थी। एक दूसरे को फाइलें दिखा दिखा के डराते थे, तकरीरें करते थे, बाद नहीं में फरूक, जो मुझे है ये वो बताएं, देखिए मामला सेटल हो जाते मेरे पास ये पहली बार इनसे सवाल मुझे पूछा मुझे जा मुझे रहा है। कंफर्म करें, दो चीजें कंफर्म करें। क्या शहबाज शरीफ साहब का नाम जेल में जाएगा, और नंबर 2, क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारी हो रही है? ये दोनों चीजें मुझे क्लियर करें आप। देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को तो वापस लाने का जो मामला है, आपके इल्म में है कि जो पंजाब के अंदर कमेटी बनी हुई थी राजा बशारत की सरबराही के अंदर, उन्होंने अपना केस बिल्ड करके इनकी रिपोर्ट्स का, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया जो इनको मुतमिन नहीं कर सकी थी। उन्होंने, गवर्नमेंट ने मजीद उनको फर्दर आगे टाइम देने सा जो अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी थी। शहबाज शरीफ साहब ही उसके गारंटर थे। अब मामला जो है वो अदालत में है, ईद के बाद वो भी टेकअप होने जा रहा है। दूसरी बात जो है ईसीएल में डालने के हवाले से मामला है, उसके दो मामला हैं। अगर नैब की तरफ से आ जाता है कि इनका नाम ईसीएल में डाले, नैब डाल सकती है। दूसरा जो है काबीना के पास इख्तियार है, वो भी ईद के बाद जो है वो इन तमाम चीजों का जायजा लेकर उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इनको जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कहते थे कि हमारी एक धेले की करप्शन नहीं है, इमरान धेले की नहीं है, यहाँ पे थैले भर भर के, बोरियां भर भर के जो है वो अरबों खरबों की करप्शन का मामला है। 17 अरब रुपए का मामला है ये जो सामने बट है। सर और ये रिकवरी प्रूफ अदालतों में साबित करना पड़ेगा आपको जाके। वो ये कहते हैं कि अदालतों में जाके आप साबित नहीं कर पाते। चले मैं 1 मिनट जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए जरा। मैं जरा चौधरी साहब से, दानियाल चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ देखें 5 महीने पहले गए थे इलाज करवाने के लिए, अभी तक शुरू ही नहीं करवाया। और उस दौर में अगर कोई आदमी ये कहता था कि मियां साहब ने वापस नहीं आना, तो पीएमएलएन वाले उसकी वो हालत करते थे ये कह के कि ये तो आपने गुनाह कबीरा कर दिया है। तो सर क्या वो लोग ठीक नहीं कह रहे थे उस दौर में कि मियां साहब नहीं आते वापस? अब देखिए, पहले मैं इससे पहले आपकी एक चीज़ की जवाब दूं कि फरूख हबीब साहब ने वही बातें की कि पेटियां भर भर के गए, डॉलर भर भर के गए। यही तो इनके झूठ हैं। आज तक कौन से कोर्ट में साबित कर चुके हैं? हमजा शहबाज 11 महीने से इनकी कस्टडी में है, हमारी कस्टडी में तो नहीं है। नैब इनकी, इदारे इनके, मुझे बताएं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन आज तक दे चुके हैं उसके खिलाफ कि इसने क्या क्या किया। ये नवाज शरीफ के ऊपर बातें करते हैं पेटियां भर भर के गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं कि अभी तक के पेटियां भर भर के गई। ये सब झूठ इनका अपना। मुझे बता दें कि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड की बात करते हैं, आज क्या हुआ मालम जबा स्कैंडल के ऊपर, क्या हुआ शुगर व्हीट माफिया के स्कैंडल के ऊपर, क्या हुआ बीआरटी पेशावर के स्कैंडल के ऊपर। ये तमाम स्कैंडल्स एक जगह, बीआरटी पेशावर जो 12 अरब से शुरू हुआ था 100 अरब से क्रॉस दानियाल साहब, मैं छोटा सवाल आपसे पूछूं, मैं छोटा सवाल आपसे पूछूं। देखिए बीआरटी में आई एम स्टैंडिंग विद यू सर, और जो आटा चीनी बुरान है उसके अंदर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इससे पहले भी एक हुआ था जनाब, इससे पहले भी मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये मालूम जब्बा केस है क्या? जो फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस पे हाइक हुए थे, मुझे बताएं मालूम जब्बा केस क्या है? आप लोग बहुत नाम लेते हैं, मुझे केस बता दें। दानियाल, मुझे मालूम जब्बा का केस तो बताएं क्या है?
मैं बताऊं, ये आपको बताएंगे इसके इंक्वायरी नैब में क्या चल रही है, ये आपका बताएंगे इल्जाम है ना सर, आप कहते हैं बहुत बुरी चीज है, मैंने उसको स्टडी किया कल आजम साहब को उठा के किधर से किधर लगा गया, किधर फॉरेस्ट की लैंड किधर इस्तेमाल की गई, किधर इन्होंने किधर अरबों रुपया किधर लगाया, ये चीजें इनको ये अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ये हम ऑपोजिशन में बैठ के हमारा काम था आइडेंटिफाई करना, हमने एक एक चीज आइडेंटिफाई की। आइडेंटिफाई कर देना सर, मालूम जब्बा में क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन इसको आइडेंटिफाई करें आज ताकि पता चले कि मालूम जब्बा में क्या हुआ। मालम जब्बा का स्कैंडल पूरा आपके सामने है, लाख करोड़ों रुपया वहां खाया गया, इन्होंने जगह जमीन एलोकेट की, वहां से पैसे लगाए गए। आप मुझे बताएं कि आज तक कोई चीज सामने आई? कुछ भी नहीं आई। दानियाल भाई मुझे बताएं हुआ क्या, आगे आएगी आपके मालूम जब्बा में क्या हुआ? इनके ऊपर ये इन्होंने बतानी है, ये इन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी है। आप बताएं मुझे वीट स्कैंडल में क्या हुआ, शुगर स्कैंडल में क्या हुआ? मैं देखें, मैं दानियाल साहब आपको कह रहा हूं कि वीट स्कैंडल में आप स्टैंडिंग विद यू, शुगर स्कैंडल में मैं आपके साथ खड़ा हूं, ऑपोजिशन के साथ मैं बीआरडीए इनसे मुकम्मल नहीं हो रही, इन्होंने उसके अंदर बहुत नाइली की है, बैड गवर्नर साहब मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये मालूम जब्बा क्या है सर, ये तो बताएं मुझे। अलीम खान को हटाया, अलीम खान को हटाया, किस चीज पे हटाया अलीम खान को? चले मैं ठीक है, कोई बात नहीं है। आज हमरा साहब ये मालूम जब्बा क्या है करने से पहले आप अरेस्ट करते हैं औरों को, मुझे आप औरों को अरेस्ट करते हैं, वो ये बताएंगे क्या है? ये सारे स्कैंडल्स ये बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हम तो अपनी बता के हम थक गए। ये शायद थकाना बात, ये आपके ऊपर इतनी रिसर्च करते हैं, आपके ऊपर पीटीआई वाले, पीएमएलएन के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, आपका एक एक बंदा, पापड़ वाला, फलां वाला, सब ढूंढ के लाते हैं। आप लोगों ने इनके ऊपर जो केसेस दिए, आप क्यों रिसर्च नहीं करते? आपको क्यों पता नहीं होता कि इन्होंने जो करप्शन किया है वो एक्चुअली कैसे किया है? धामरा साहब, आजिज धामरा साहब जी, फरूक हबीब साहब आप रिस्पॉन्ड कर लें, करना है तो। धामरा साहब को आवाज नहीं जा रही। देखिए बात ये है, मसला इनका एक ही मसला है कि ये हमेशा जो है वो जवाब इनके पास किसी चीज का नहीं होता, ना इनके पास जो है वो उसका सामना करने का कोई मामला है। अब मसला ये है कि हम तो सीधी सीधी इनसे बात करते हैं कि अगर आपने कोई पैसा नहीं खाया तो फिर आप जो नैब में हर पेशी में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों जमा करवा देते हैं? आप दीदा दलीली से उनके सामने पेश हों। अब ये चीनी कमीशन की बात करते हैं, वीट कमीशन की बात करते हैं। 2010 में जो है वो चीनी का रेट 130 रुपए गया, किसी ने कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं किया। इनकी अपनी हुकूमत में 2017 में चीनी 70 रुपए किलो बिकी। उस वक्त गन्ने के किसान अच्छा चले मुझे चले थोड़ा एहतसाब आपका करें ना सर, एक मिनट मुझे बताएं कि फरूक हबीब साहब मुझे बताएं कि सुबह रिपोर्ट जमा हो रही है चीनी वाली और गंदम वाली, वज़ीर आज़म के सामने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है कल सुबह वज़ीर आज़म के पास चली जाएगी। हम क्या उम्मीद रखें आपसे, क्या उम्मीद रखें आप? देखें बात यह है इमरान, जिस तरह पहले रिपोर्ट वो करना जो कल पूरी हो जाए। सुन लें गुजारिश सुन लें। देखें रिपोर्ट को पहले पब्लिक किया गया, वो भी वज़ीर आज़म के हुक्म के ऊपर पब्लिक किया गया, और मजीद उसकी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं मजीद तफसीलात जानने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया गया। कमीशन ने अपना काम जो है वो बड़ी तनदेही के साथ किया और सबको सुना, जिन जिन के ऊपर मामला आता है। इवन पीएमएलएन के शायद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर, वो भी जाके वहां पर पेश हुए। ठीक है, अब जो उसके अंदर चीजें सामने आएंगी, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, वो तमाम लोगों को मैं आपको एक चीज बता दूं कि इमरान खान जो है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबके ऊपर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी वो जो है वो कैफरे करदार तक पहुंचेगा। ये वादा उन्होंने जो है, मैं नहीं आपसे कर रहा, ये वादा खुद उन्होंने आके मीडिया के ऊपर किया है, आप लोगों से किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी हुकूमत भी इस बुनियाद के ऊपर खड़ी है। लोगों ने हमें वोट जो है वो इसी शफाफियत की बुनियाद के ऊपर, इस अकाउंटेबिलिटी के अमल को आगे बढ़ाने की बुनियाद के ऊपर, इन चीजों के ऊपर दिए हैं। और मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि वो जिम्मेदारान, उनको कटहरे के ऊपर भी खड़ा किया जाएगा, उसमें तमाम लोग आएंगे, उसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कौन कितना ताकतवर है, किसका किससे क्या ताल्लुक है। तो मैं ये समझता हूं कि आप देखेंगे ये भी एक नई मिसाल कायम होने जा रही है, वो भी इंशाल्लाह इमरान खान उसकी बुनियाद रखेंगे। जी ठीक है, एक ब्रेक ले लें, आज हमरा साहब से बात करते हैं, ब्रेक के साथ ही रहें। वेलकम बैक नादरीन। जी आज हमरा साहब, अब ये टाइगर फोर्स है वो पूरे पाकिस्तान में उसने इफेक्टिवली काम शुरू किया। सिंध में इतने सारे नौजवान थे वो काम करना चाहते थे, लेकिन सारे सूबों में शुरू हो गया, सिंध में नहीं हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने तवज्जो ही नहीं दी। सर अब ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? वो नौजवान अगर काम करना चाहते हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। देखिए जी, पहली बात अब मजबूरन गवर्नर सिंध को लीड करना पड़ रहा है कल से।
देखे जी, वो पहले तो मैं मालूम जब्बा का आपको जवाब दे दूं। अभी शायद आप मुझसे पूछ रहे थे और आवाज का कोई इशू हो गया था जी कि बेसिकली ये केस क्या है। गालबन आप मुझसे ये सवाल कर रहे थे। जी, आप बता दें। देखिए, मालूम जब्बा जो है वो एक सरकारी जमीन है, जो इनके चीफ मिनिस्टर जो भी दिफा के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इलीगल अलॉटमेंट की थी एक होटल बनाने के लिए सरकारी जमीन को। वो बुनियादी तौर पर एक केस है जो इनका मुंतजर है, और जिसके लिए नेब चेयरमैन ने कहा था कि अगर मैं कार्रवाई करूं तो किसी की सेहत का मामला है, और अगर सेहत का भी ख्याल नहीं रखूं तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये एक मशहूर नेब चेयरमैन के रिमार्क्स है। तो अब ये जारी इंक्वायरी चलनी थी, और इस पे पीपुल्स पार्टी ने खासतौर पर जो हमारे केपीके की क़यादत है, उन्होंने नेब चेयरमैन को एक रिमाइंडर भी दिया था बीआरटी पे, मालूम जब्बा पे, कि आप काइंडली इस पे स्पीडली जो है वो इंक्वायरी करें। मगर बजाय इंक्वायरी करने के लिए नेब चेयरमैन ने कहा कि गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये ठीक है, आपको मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है इससे मालूमात, लेकिन चलें ठीक है, मैं इसके ऊपर और नहीं जाता। आप टाइगर्स पे आ जाए। ठीक है, आपके पास आप टाइगर्स पे आ जाएं सर। धामरा साहब, खाली ये नहीं थी, इन्होंने करोड़ों रुपया खाया उसमें। इन्होंने जंगलात की जमीन बेची है, जंगलात के दरख्त और पौधे बेचे हैं उसमें। एकड़ों की जमीन इन्होंने बेच के पैसे खाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सरकारी जमीन टाइगर पे आ जाए धामरा साहब। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुई, कोई बताएगा नहीं उसके बारे में। ये जहां तक टाइगर फोर्स की बात है, देखे काम इनको करना नहीं है। हम तो कह रहे हैं, इनको डिप्टी कमिश्नर को एक खत भी चला गया था चीफ सेक्रेटरी सिंध का, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। आए, काम कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर टाइगर फोर्स हो तो काम करेंगे ना। ये तो मतलब एक जानवरों का नाम इंसान पे रख के और ये कहेंगे कि काम करेंगे। अब इस पे ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के लिए सियासत करेंगे टाइगर फोर्स के लिए। मैं दावा करता हूं कि इनके पास कोई सिंध में टाइगर फोर्स नहीं है। एक टाइगर से इनके जो सिंध पे जो है वो गवर्नर राज की बातें करते हैं, कभी कहते हैं कि सिंध हुकूमत गिरा देंगे, कभी इस तरह के टाइगर इनके पास जरूर मौजूद हैं, मगर फील्ड में काम करने वाले के पास टाइगर सिरे से है ही नहीं। ये सिर्फ कागजी बातें हैं और मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने की बातों तक है। अदरवाइज इनको काम करना है तो वो जो डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी सिंध ने लेटर लिखा हुआ है, आए, ये बैठे चीफ सेक्रेटरी के साथ और काम करें। हम कब एतराज करते हैं कि सिंध में कोई काम ना करे। जी फारूक साहब, देखें अब आपको रिस्पॉन्ड, देखें ये मैं सवाल इस तरह आपके सामने रख देता हूं कि जहां जहां आपकी हुकूमत थी वहां तो आपके टाइगर जो है वो इफेक्टिव हो गए, क्योंकि वहां आपके अपने बंदे लगे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट आपके कंट्रोल में है। अब सिंध में आपकी गवर्नमेंट नहीं है तो वहां पे टाइगर एक्सपोज हो सकते थे, इसलिए सिंध गवर्नमेंट के साथ काम ही नहीं किया और इनको डाल दिया गवर्नर साहब के साथ, ताकि वो आपकी तादाद और टाइगर्स का काम एक्सपोज ना हो। फारूक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये एक वॉलंटियर फोर्स है। इसमें 16,000 से ज्यादा डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हुए, इसमें 1.5 लाख सोशल वर्कर्स रजिस्टर्ड होते हैं, 45,000 के करीब जो है इसके अंदर आपकी वो लोग शिरकत करते हैं जो समाजी कारकुन हैं, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट सामने आए। अमेरिका में बाकी जगहों के ऊपर सुन लेना यार, ये कौन बोल रहा है अभी? यार तुसी अपनी गल करो, कोई बात नहीं, ये बोलचाल चलती रहती है, अपनी बात करें आप। नहीं, अब कौमी असेंबली में जा जाके इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो जानी चाहिए यार। बोलें, बात करें। सुन लें, गुजारिश सुन लें। देखें, बात यह है कि हमने इसके ऊपर इनको तमाम तर डेटा भी फराहम कर दिया। अब अगर इनको टाइगर फोर्स के नाम से इख्तलाफ है, हम इनको कहते हैं आप भुट्टो फोर्स नाम रख लें, लेकिन खुदारा जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आप अपने एसओपीज पे अमल दरामद करने के लिए, बाकी मामलात के लिए इस वॉलंटियर फोर्स को इनकॉर्पोरेट करके काम करवाएं उनसे। इन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी कौन होता है खत लिखने वाला, जब चीफ सेक्रेटरी ने पहला खत लिखा, इनके वुज़रा के बयानात चले, इन्होंने वो लेटर जो है वो रिवर्ट करवाया। आज तक इन्होंने जो है वो कोई मीटिंग किसी जगह फरूक देखें, मैं एक आपसे इख्तलाफ कर दूं यार। देखें, बात ये है कि ये टाइगर फोर्स ने काम करना था लॉकडाउन में, और लॉकडाउन खत्म हो गया, अब टाइगर फोर्स क्या करेगी? अब जाके आप उसको लेके आ रहे हैं, वो जब लॉकडाउन ही खत्म हो गया, फोर्स की तरफ क्या करेगी? इमरान, सिर्फ लॉकडाउन का मामला नहीं है, कहां पे काम हो रहा है। देखिए, मसाजिद पे आपके ये वॉलंटियर्स खड़े हैं जो एसओपीज पे अमल दरामद करवाने के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी ऐसी जगह हैं जहां पर जो रश वाली जगह है, वहां पर आप जहां पर इंतजामिया को इनकी जरूरत है वो इनको इनके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब में बाकी इलाकों में काम हो सकता है तो सिंध में क्यों नहीं काम हो सकता? इससे क्या इख्तलाफ? ये वॉलंटियरली फोर्स है, जिसने काम करना है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लें। हमने तो यहां तक कर दिया है कि जिस हल्के का जो एमएनए जीता हुआ है, चाहे वो अपोजिशन में है, जब वो इनकी स्टीयरिंग कमेटी का इंचार्ज है।
सियालकोट की मीटिंग होती है, उसमें 3 MNA इनके सामने आते हैं जो आगे मीटिंग में बैठते हैं। उसमें ज़ाहिर शाह साहब भी आते हैं, राना शमीम साहब भी आते हैं, उसमें जो है वो अली जाहिद भी आते हैं। वो आगे मीटिंग में बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर उनको बुलाता है, उनके इलाके का इंचार्ज उनको बनाया जाता है कि ताकि आप भी साथ मिलकर काम करें। तो ये तो प्योरली गैर सियासी बुनियादों के ऊपर काम हो रहा है। जी दानियल जौहरी साहब, आप समझते हैं गैर सियासी है? अब आपके इलाके में रावलपिंडी देखें, बड़ा बड़ा जबरदस्त शहर है, अब वहां पे क्या सूरत हाल है? रावलपिंडी आज एक एपिडेमिक हब है, ठीक है। यहाँ 6000 से ज्यादा देखें, वज़ीर आज़म ने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर ये कह रहे हैं कि 16,000 का। कुछ डॉक्टर्स हमने हायर किए है। मुझे एक बात, इमरान साहब, इन्होंने बोला हमने 16,000 कुछ डॉक्टर्स हायर किए। इनको ये पता है कि आज भी एज वी स्पीक राइट नाउ 19,600 कुछ पोजीशंस या डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को हायर करना था, जिसने कोरोना से लड़ना था, वो अभी तक वेकेंट है। ये अपनी हायरिंग नहीं कर सके। इन्होंने हर चीज का आवे से आवा बिगड़ा हुआ है कि इन्होंने जो चीजें सीधी करनी थी उनको करते नहीं है, ये नई चीजें कर देते हैं। आपके प्रॉपर एक आपका बॉडी है, लोकल बॉडीज, आपके पास ज़कात कमेटीज हैं जहां हजारों के हिसाब से लोग हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हैं। आप एक नई रेस में भाग गए हैं, आप एक नए चक्कर में पहुंच गए हैं। या अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, मैं खाली एक चीज इनको कहूं, लेकिन लोकल बॉडी में तो नून लीग जीती हुई है, मुझे बता दें अपने कौन से बंदे पे अकाउंटेबिलिटी की है? इमरान साहब, इन्होंने अपने कौन से बंदे पे अकाउंटेबिलिटी की है? इन्होंने किस पे मालम जबा पे किसको अरेस्ट किया है? इन्होंने बीआरटी में किसको अरेस्ट किया है? इन्होंने उस पे जो लाहौर में जो सीनियर मिनिस्टर्स बना दिया उनको, उनमें से किसके ऊपर अभी तक इन्वेस्टिगेशन? इन्होंने ये सब मुकमका अपने लोग अपनी मर्जी के। इन्होंने पहले मैशत का बुरा हाल किया, फिर अब ये कोरोना की वजह से ये और बुरा हाल कर रहे हैं। दानियल साहब, आपको जमानतें मिले तो अदालतें जो हैं वो आजाद और इंसाफ दे रही हैं। यही जमानतें अगर सब्तैन खान को मिल जाएं और अलीम खान को मिल जाएं तो आपको लगता है कि वो ज्यादती हो गई है? आज सरवर खान को भी नोटिस हो गया। की बात नहीं कर रहे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आपको करोड़ों के दरख्त बेच गए हैं। 260 एकड़ जमीन के दरख्त बेच गए हैं मालम जबा में, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। 60 लाख रुपए की जमीन 33 साल के लिए देके चले गए हैं। 275 एकड़ जमीन है। कोई जी 268 एकड़, कोई अरेस्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दरख्त कट गए, बिक गई जमीनें, चली गई। किसको अरेस्ट किया? नहीं किया, क्योंकि इनके बंदे थे। 12 अरब से 100 अरब पे बीआरटी चला गया। किसको अरेस्ट किया? किसी को भी नहीं, बल्कि उनको नवाजने के लिए सीनियर मिनिस्ट्रीज दे दी गई, उनको और बड़ी पोजीशंस पे ले गए, क्योंकि इनका वतीरा यह है कि इन लोगों को जो अपने बाएं दाएं हैं, इनको राइट और लेफ्ट पे सीधी बात आपको बताऊं, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये मेरे प्रोग्राम पे मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं फैक्ट जो है उसको ठीक कर दूं। ये जमीन थी महकमा जंगलात की, इन्होंने ये जवाब पैदा किया था, खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत ने ये जवाब पैदा किया था कि क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज्यादा तबाह हुई है टूरिज्म, तो इन्होंने जंगलात की जमीन को टूरिज्म को देने का फैसला किया। ये मामला चला गया अदालत में, ये उसको दे रहे थे और टूरिज्म ने, आपको पता है, आगे से प्राइवेट लोगों को देनी थी और वहां बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता था, लेकिन अदालत ने मना किया और ऐसा कुछ नहीं हो सका। अदालत ने इसको रोक दिया था मेरे भाई। इसको फैक्ट आप अपना ठीक अदालत के रुकने से पहले मैं आपको बताता हूं, इसको लीगल कवर दिया 2018 में। अदालत के इंटरफेयर करने से पहले करोड़ों के दरख्त उठ गए, खत्म हो गए। मेरे ख्याल में आप किसी को भेज के उस एरिया की तस्वीरें बना लें जहां पे दरख्त कटे हैं, क्योंकि मैं मालूम जब गया हूं, मैंने जाके पर्सनली इन सारी चीजों को समझने की कोशिश की है, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तस्वीरें कि किस तरह अरबों के दरख्त जो ये बेच के खा गए हैं। चलें, अब वक्त खत्म हो गया मेरे पास। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।